भारत के कई पड़ोसियों को चुपके चुपके चाइना ऐसा क्या दे रहा है। चाइना ने खुद भी अपने देश में उस खास चीज का इस्तेमाल किया है। तियानमेन के बाद तो चाइना ने इस खूब इस्तेमाल किया है, ऐसा भी कहा जाता है। जानेंगे नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हमने देखा नेपाल में जिस तरीके से जनरेशन जेड उतरा और जिस तरीके से बवाल हुआ, उस बवाल के बीच ये भी देखने को मिला कि खुद जनरेशन जेड के कई नेताओं ने कहा कि हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था और फिर आई एंट्री हुई नेपाल की सेना की और नेपाल की सेना ने परिस्थितियों को संभाल लिया। परिस्थितियों को संभालने के बाद अभी अंतरिम सरकार का गठन हुआ और फिर जल्द ही चुनाव किए जाएंगे। वहीं इससे ठीक पहले बांग्लादेश में भी स्थिति देखने को मिली। बांग्लादेश में भी छात्र संगठन उतरे और छात्रों ने विद्रोह किया, लेकिन फिर कमान किसी और के हाथ में चली गई। कमान जिसके हाथ में गई है उसके बाद से कुछ बहुत ज्यादा प्रगति करता हुआ देश नहीं दिख रहा है। कई सारे सेक्टर हैं जो अभी काम काज के लिए तरस रहे हैं, कई सारे सेक्टर हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो काफी लंबे समय से इमरान खान के जाने के बाद से ही पाकिस्तान में स्थितियां संतुलित नहीं है, लेकिन जनरल मुनीर ने चुनाव कराकर जिस तरीके से अब शहबाज शरीफ को गद्दी पर बिठाया, हालांकि इसको लेकर भी सवाल होते हैं कि ये चुनाव सही नहीं था, ये चुनाव गलत था, बहुत तरह की बातें कही जाती है, लेकिन वो सारी चीजें दबा दी गई, दब गई और यहाँ पर अभी शहबाज शरीफ की सरकार है और जनरल मुनीर काबिज है। अब बात करें म्यांमार की। म्यांमार एक ऐसा देश बन गया है साल 2021 के बाद जहां विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, एक स्कूल पर कथित तौर पर हमला हुआ है जिसमें कई सारे छात्र थे। अब छात्र कितने घायल हुए, कितने मारे गए, इनका आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। भारत के आसपास में अगर आप देखें तो एक अलग लेवल का माहौल है और इस माहौल में कई देश प्रदर्शन के शिकार हो रहे हैं, उथल पुथल के शिकार हो रहे हैं और एक नई सत्ता फिर से बनकर आ रही है। रोमन साम्राज्य में ना पहला सम्राट था ऑगस्टस और रोम में पूरा गृह युद्ध फैला हुआ था। तब ऑगस्टस ने दिमाग लगाया और ऑगस्टस ने कवियों को बुलाया, लेखकों को बुलाया, कलाकारों को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखो, ऐसी ऐसी कविताएं लिखो जिसमें मेरा बखान लिख, मेरा महिमा मंडित करो। उन्होंने सिक्कों में, मूर्तियों में, भवनों में अपना चेहरा खुदवाना शुरू कर दिया और कहा गया कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये बड़े दयालु हैं। ऑगस्टस ऐसे करके अपने रोमन साम्राज्य को अपने प्रति कृतज्ञ बनाए रखा और रोमन साम्राज्य को उसने चलाया। और ये काम इतना आसान नहीं था। जनता के बीच असंतोष है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने लंबे चौड़े जासूसों को छोड़ रखा और ऐसे करके साम्राज्य चला ऑगस्टस का। अब ऑगस्टस के बाद एक और उदाहरण चलते हैं और वो उदाहरण है तियानमेन स्क्वायर। तियानमेन स्क्वायर को लेकर आप देखेंगे चाइना ना बहुत सजग रहता है। 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में छात्रों और नागरिकों ने लोकतंत्र के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, सरकारी सुधारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और ये प्रदर्शन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा था। सरकार ने इसको सैन्य बल से कुचल दिया। कहा जाता है टैंक को उतार दिया गया इसे कंट्रोल करने के लिए। टैंकों के बल पर, सेना के बल पर इस प्रदर्शन को दबा तो दिया गया। अब बात रही सूचना को कैसे दबाया जाए। कहा जाता है उस जमाने में इंटरनेट तो नहीं था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीनी सरकार ने समाचार पत्रों को, रेडियो को, टेलीविजन चैनलों को एकदम सख्त कंट्रोल में रखा कि किसी भी तरीके से अराजकता नहीं फैले। सरकारी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को गुंडे, राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित किया जिससे जनता का सहानुभूति उनके प्रति कम हो। सरकार ने तियानमेन स्क्वायर की घटनाओं की तस्वीरें, वीडियो, समाचारों को बुरी तरीके से दबा दिया। विदेशी पत्रकारों को निकाल दिया गया, उनकी रिपोर्टिंग पर पाबंदी डाल दी गई। ये मामला उस समय का था। फिर बाद में इंटरनेट आ गया
1990 के दशक में जब चीन में इंटरनेट का विस्तार हुआ तो सरकार ने तियानमेन से संबंधित सामग्री को सेंसर करना शुरू कर दिया। अब चाइना ने एक फॉर्मूला अपनाया है, वो फॉर्मूला काफी हद तक सही भी है तो कुछ हद तक गलत भी है। अब चाइना दुनिया का सबसे कठोर इंटरनेट सेंसरशिप इस्तेमाल करता है। चाइना में आप कुछ भी नहीं दिखला सकते हैं। चाइना में फेसबुक, गूगल वगैरह इन सब पर पाबंदी है। नागरिक भी अगर कोई ऑनलाइन गतिविधि करता है और कुछ गलत करता है तो उनके ऊपर नजर बनी रहती है सरकार की। अब ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तक कि उस शख्स के आईडी के अलावे फोन नंबर उसके ऊपर पूरा नजर बन जाता है अगर कुछ भी चाइना में गलत दिशा में जा रहा है। इसके लिए चाइना ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिस सिस्टम को कहते हैं गेट्स नेटवर्क, और ये एक फायरवॉल क्रिएट कर। अब ये फायरवॉल क्या करता है? एक तरह से समझिए कि इंटरनेट में पहले तो दो चीज है, एक पैसिव मोड, एक एक्टिव मोड। कौन सा यूजर क्या देख रहा है, किस चीज को बार बार पढ़ रहा है या किस वीडियो को देख रहा है, किस सब्जेक्ट पर उसका ध्यान ज्यादा है, किस टॉपिक पर ध्यान ज्यादा है, बिना बाधा डाले सिर्फ रिकॉर्ड करता है कि हाँ ये बंदा इस विषय पर ज्यादा इंटरनेट में खोजबीन कर रहा है। दूसरा है एक्टिव मोड। इसमें क्या है, जिस साइट को बंद करनी है चाइना अपने फायरवॉल के जरिए अपने देश के अंदर उस साइट को बंद कर देता है। इसका एक पूरा सिस्टम है और इसके लिए ना उसने एक टेक्निकल डिवाइस भी बना रखी है। चाइना अपने देश में इस तरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब कहा जा रहा है कि इस तरह के डिवाइस और इस तरह की टेक्नोलॉजी को अब कथित तौर पर चाइना भारत के पड़ोसी देशों को भी दे रहा है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी? पाकिस्तान, इस आर्टिकल में उसका नाम है। दूसरा म्यांमार। अब इन जगहों पर कहा जा रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह के डिवाइसेस दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ताकि ग्रेट फायरवॉल का निर्माण ये कर सकें, अपने देश में हो रही एक्टिविटी को देख भी सकें और अगर इन्हें ब्लॉक करना हो तो ब्लॉक भी कर सकें। अब आधुनिक युग में सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया है तो सोशल मीडिया एक हथियार भी बन गया है। पहले इंफॉर्मेशन वॉर होता था, अब उसका नया डिजिटल रूप है सोशल मीडिया। तो ऐसे में कई मौकों पर ये फायदेमंद भी है तो कई मौकों पर ये गलत भी है। फायदेमंद है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से रोक सकती है सरकार, और गलत तब है जब सही इन्फॉर्मेशन को भी लोगों तक न पहुंचने दिया जाए। पर जिन जिन देशों का नाम लिया जा रहा है इसमें उन देशों में आंतरिक समस्याएं बहुत है। ऐसे में इस सेंसरशिप का इस्तेमाल खास तौर पर सत्ता पर बैठे लोग कर सकते हैं। वैसे जैसा मैंने कहा ये डिवाइस फायदेमंद है तो ये डिवाइस नुकसानदेह भी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।